नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। लखनऊ के अमीनाबाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान के इर्द गिर्द रोज एक 9 साल का बच्चा मंडराया करता था। एक दिन दुकान के मालिक की नजर पड़ी उस लड़के पर। पूछ लिया, भाई इधर क्यों घूमते रहते हो? लड़के ने कहा, काम की तलाश में हूँ। बस दुकान मालिक ने लड़के को नौकरी पर रख लिया। जब भी स्टाफ चाय पीने बाहर जाता, वो लड़का रियाज में लग जाता। एक दिन अचानक दुकान का मालिक बीच में आ गया और लड़के को हारमोनियम बजाते हुए पकड़ लिया उसने। बड़ा गुस्सा आया दुकान के मालिक को, लेकिन लड़के की शक्ल देख उसे कुछ तरस भी आया। दुकान मालिक ने कहा, खैर छोड़ो, अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना। और साथ ही पकड़ा दिया उसने उस बच्चे को वो हारमोनियम, एक तोहफे की तरह। वही बच्चा आगे जाकर बना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक अनूठा हीरो, म्यूजिक मास्ट्रो। नाम था उसका नौशाद। जी हां, आज हमारे नायक हैं मशहूर संगीतकार नौशाद साहब। नायक आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गायिका थी जिसने धमकी दे डाली नौशाद साहब को कि अगर गाना गाने का चांस नहीं दिया तो समुंदर में कूद के जान दे दूंगी। ऐसा क्या हो गया था कि नौशाद साहब बिफर उठे थे के आसिफ पर और इनकार कर दिया था मुगले आजम फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने से। और वो कौन से गायक थे जिन्हें नौशाद साहब ने उस दौर में 25,000 रुपए का मेहनताना दिलवाया, जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज एक गाने की फीस लिया करते थे सिर्फ 500 रुपए। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से नौशाद साहब की जिंदगी से जुड़े हुए। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नायक हैं हमारे आज नौशाद साहब। नौशाद साहब ने संगीत की तालीम ली थी उस्ताद उमर अंसारी से। घर वाले, खासकर उनके वालिद साहब, बेहद खफा। नौशाद साहब को घर और संगीत में से एक चीज चुन लेने के लिए कह दिया गया। जाहिर सी बात है, नौशाद साहब ने संगीत चुना। घर के दरवाजे तो बंद हो गए थे, लेकिन नौशाद साहब को सहारा मिला अपनी दादी का। संगीत का शौक जारी रहा। मैट्रिक पास करने के बाद नौशाद ने रुख किया बंबई का। साल था 1935। 16 साल की उम्र में नौशाद बंबई पहुंच गए। बंबई में उनका पहला ठिकाना बना दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर के सामने का फुटपाथ। फुटपाथ पर दिन गुजारते हुए नौशाद ने एक सपना देखा कि कभी इसी सिनेमा घर में उनकी भी कोई फिल्म रिलीज होगी। इस सपने को हकीकत में तब्दील होने में 17 साल लगे। 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा इसी हॉल में प्रदर्शित हुई थी। नौशाद साहब को पहली बार हारमोनियम बजाने का मौका मिला फिल्म सुनहरी मकड़ी में। फिल्म बैजू बावरा के संगीत के लिए नौशाद साहब को पहली बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस जमाने के बड़े सितारे दिलीप कुमार की कई फिल्मों में नौशाद साहब का ही संगीत था। कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि दिलीप साहब को जो ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला, उसके पीछे नौशाद साहब के सुरों में डूबे संगीत का भी बड़ा हाथ था। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों फूट फूट कर रो पड़े नौशाद साहब एक बांसुरी बजाने वाले के सामने। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नायक हैं हमारे आज मशहूर संगीतकार, सुरों के जादूगर नौशाद साहब। तो ऐसा क्या हुआ एक बार कि फूट फूट कर रोने लगे नौशाद साहब एक बांसुरी बजाने वाले के सामने। बात तब की है जब नौशाद 10-11 साल के हुआ करते थे। लखनऊ के पास बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है वारिस अली शाह की मजार देवान शरीफ। देवान का मेला बहुत बड़ा होता था। नौशाद साहब के मामू वगैरह हर साल यहां जाया करते थे। मेले में हर साल बरेली से एक बांसुरी बेचने वाला आदमी आया करता था। नौशाद सारा दिन बस उसके आसपास घूमते, बांसुरी सुनते। धीरे धीरे समय बीता और वो बच्चा बन गया भारत के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक।
एक दिन नौशाद साहब को निमंत्रण मिला उसी दीवान शरीफ के मेले का। पहुंच गए नौशाद साहब बाराबंकी, वही गांव, वही पेड़ जिनकी छांव में छोटे नौशाद कभी उछल कूद मचाया करते थे। दीवान के मेले में हजारों का हुजूम नौशाद साहब की एक झलक पाने के लिए बेताब था। उन्हें मंच पर बिठाया गया। अचानक नौशाद साहब के कानों से टकराई वही बचपन में सुनी बांसुरी की आवाज। मंच से उतरे नौशाद साहब, भागे भीड़ की तरफ। पीछे पीछे जनता और सिक्योरिटी। देखा एक नौजवान बांसुरी बेच रहा था, बजा रहा था। नौशाद ने कहा, बरेली से आए हो? लड़के ने कहा, जी। नौशाद साहब का अगला सवाल था कि वहां से एक बुजुर्ग आया करते थे, काली बास्केट पहनते थे, सर पर सजदे का निशान था, वो कहाँ है? लड़का थोड़ी देर चुप, फिर कहा, शायद आप काफी दिनों बाद आए हैं। वो मेरे वालिद साहब थे, उनका अब इंतकाल हो गया है, कई बरस हो गए हैं। नौशाद साहब वहीं खाक पर बैठ गए और बहने लगे उनकी आंखों से झरझर आंसू। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारत के सबसे बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक नौशाद साहब की। तो वो कौन सा नौजवान था जिसे मौका दिया, चांस दिया नौशाद साहब ने, और फिर उस नौजवान ने राज किया भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री पर 30 साल तक। हुआ यूं कि पहले आपके निर्देशक कारदार मियां के पास एक लड़का पहुंचा सिफारिशी पत्र लेकर। कारदार साहब ने नौशाद जी से उस लड़के की सिफारिश की। नौशाद साहब ने उस लड़के को कोरस में गाने का मौका दे दिया। जिस गाने के लिए उस नौजवान को लिया गया था, उस गाने में सभी गायकों को लोहे के जूते पहनाए गए थे, क्योंकि गाते समय पैर पटक पटक कर गाना था ताकि जूतों की आवाज का इफेक्ट आ सके। गाना खत्म होने पर नौशाद साहब देखते हैं कि जब उस लड़के ने जूते उतारे तो उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। नौशाद साहब ने रखा अपना हाथ उस लड़के के कंधे पर और कहा कि भाई, जब जूते टाइट थे तो पहले ही बता देते। इस पर लड़के ने कहा, मुझे काम की बहुत आवश्यकता थी, अगर कहीं जूते टाइट होने की वजह से ये चांस भी मेरे हाथ से निकल जाता तो फिर मैं क्या करता। नौशाद साहब ने उस लड़के से कहा, भविष्यवाणी की कि एक दिन तुम बहुत महान गायक बनोगे। मोहम्मद रफी था उस गायक का नाम। नौशाद और मोहम्मद रफी की केमिस्ट्री लाजवाब थी। दोनों ने मिलकर हमें कई सुरीले गीत दिए हैं। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि दोनों की बर्थडेज भी बिल्कुल आसपास हैं। रफी साहब का जन्मदिन 24 दिसंबर और नौशाद साहब का 25 दिसंबर। नौशाद साहब संगीतकार होने के साथ साथ शायर भी थे, ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उनका दीवान 8वां सुर नाम से पब्लिश हुआ था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान संगीतकार, म्यूजिक मास्ट्रो नौशाद साहब की। क्या हो गया था कि नौशाद साहब बिफर उठे थे के आसिफ पर और इनकार कर दिया था मुगले आजम फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने से। हुआ यह था कि जब के आसिफ इस फिल्म के लिए नौशाद साहब से बात करने पहुंचे तो उस वक्त नौशाद साहब हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे। अब जानबूझकर या गलती से, मुझे तो लगता है गलती से ऐसा हुआ होगा, के आसिफ के हाथ से नोटों की एक गड्डी नौशाद साहब के हारमोनियम पर जा गिरी। नौशाद साहब बुरी तरह भड़क गए। उनका कहना था कि मैं पैसे लेता हूं घर चलाने के लिए, लेकिन अभी तक इतना बाजारू नहीं बना है नौशाद का संगीत कि कोई आए, नोटों की गड्डियां फेंके और कीमत लगा दे नौशाद के म्यूजिक की। के आसिफ के तो पसीने छूट गए, लगे गिड़गिड़ाने। के आसिफ साहब मिन्नतें करने, कहने लगे कि गलती हो गई, नोटों की गड्डी अनजाने में हाथ से छूट गई। बड़ी मुश्किल से राजी हुए नौशाद साहब मुगले आजम करने के लिए, और दिए हमें उन्होंने इस फिल्म के जरिए एक से एक बेहतरीन गाने। एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं, मुगले आजम में प्यार किया तो डरना क्या गाने में गूंज की आवाज लाने के लिए लता मंगेशकर से नौशाद साहब ने कहा कि वो बाथरूम में खड़े होकर ये गाना गाएं। आगे बताऊंगा कि जिस जमाने में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज एक गाने के 500 रुपए लिया करते थे, तब नौशाद साहब ने किस गायक को
25,000 रुपए का दिलवा दिया मेहनताना। बहुत दिलचस्प किस्सा है, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर नौशाद साहब की। तो वो कौन से गायक थे जिन्हें नौशाद साहब ने उस दौर में 25,000 रुपए का मेहनताना दिलवाया, जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज भी एक गाने के लिए सिर्फ 500 रुपए की ही फीस चार्ज किया करते थे। किस्सा 1960 के दशक का है। के आसिफ मुगले आजम बना रहे थे। के आसिफ चाहते थे कि तत्कालीन दरबारी संगीत की झलक भी उस फिल्म में वो दिखलाएं। इसी दौरान उनके मन में ख्याल आया कि अकबर के नवरत्न तानसेन के एक गाने के लिए पार्श्व गायन बड़े गुलाम अली खां साहब से करवाया जाए। लेकिन खां साहब तो उन दिनों फिल्मों से दूरी बरतते थे। तो के आसिफ पहुंचे नौशाद साहब के पास। नौशाद साहब ने कहा कि भाई काम तो बड़ा मुश्किल है, कोशिश कर लेता हूं। पहुंच गए नौशाद साहब बड़े गुलाम अली मियां के पास। खां साहब ने पहले तो मना कर दिया साफ, लेकिन जब बार बार नौशाद उनके पीछे पड़ते रहे, गा ही दीजिए गाना, तो उनको टालने के लहजे में बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि वो एक गाना गाने के 25,000 रुपए लेंगे। अब साहब 25,000 रुपए की रकम 1960 में बहुत बड़ी रकम थी। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे स्थापित गायक भी, एस्टैब्लिश सिंगर्स भी एक गाने के 500 रुपए ही लेते थे। अब के आसिफ भी रॉयल फिल्म मेकर थे। उन्होंने नौशाद साहब की बात सुनकर कहा, 25,000 रुपए की रकम तो बहुत कम है। बड़े गुलाम अली खां साहब से तो वो इससे कहीं बड़े आंकड़े की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद नौशाद ने शकील बदायूनी से प्रसंग के अनुसार गीत लिखने के लिए कहा और तैयार होने पर उसे बड़े गुलाम अली खां साहब के सामने पेश किया। और इस तरह प्रेम जोगन बन के जैसा कालजयी अमर गीत वजूद में आया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज लेजेंडरी नौशाद साहब की। तो वो कौन सी गायिका थी जिसने नौशाद साहब को एक तरह से ब्लैकमेल किया कि या तो गाने का मौका दें या वो समुंदर में डूब मर जाएंगी। उन दिनों फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। तो जब नौशाद साहब की शादी तय हुई तो उनके वालिद ने लड़की वालों से कह दिया कि उनका बेटा यानी नौशाद दर्जी हैं। मजा देखिए, जब नौशाद की बारात निकली तो उसमें उन्हीं के द्वारा कंपोज किए गए फिल्म रतन के गाने बज रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर गायिका बनने की गुजारिश और ख्वाहिश के साथ अचानक से दस्तक दी 13 साल की एक लड़की ने। उत्तर प्रदेश से आई थी। नौशाद साहब से कहा कि आप प्लीज मुझसे कोई गाना जरूर गवाएं। नौशाद साहब चुप। उन्होंने कहा, तुमने पहले कभी गाया है, ऐसे कैसे मैं आपको चांस दे दूं। लेकिन लड़की थी कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने नौशाद साहब से कह दिया कि अगर उसे गाने का मौका नहीं दिया नौशाद साहब ने तो वो समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नौशाद साहब के पास कोई चारा बचा नहीं। उन्होंने ब्रेक दिया उस लड़की को एज अ प्लेबैक सिंगर। नाम था उस लड़की का उमा देवी उर्फ टुनटुन, जो बॉलीवुड में चोटी की गायिका और हास्य अभिनेत्री आगे जाकर बनी। तो ये थे हमारे आज के नायक, भारतीय फिल्म उद्योग को एक से एक खूबसूरत मधुर गाने जिन्होंने दिए हैं, नौशाद साहब। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।